Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 1 of chapter number 14, Respiration in Plants. जो चैप्टर को यूनिट नंबर 4 प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया गया है. सो प्लांट्स के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन, जनरल लैंग्वेज में अभी तक हमें एक ही चीज़ पता है कि भाई रेस्पिरेशन का मतलब है गैस का एक्सचेंज करना. सो सबसे पहले प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हुए कि ऑल ऑफ अस ब्रीथ. ब्रीथ का मतलब है जस्ट सिंपल लैंग्वेज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव. जिंदा रहने के लिए गैसेस का एक्सचेंज करना है. बट व्हाई इज ब्रीदिंग सो असेंशियल टू द लाइफ. चलो हमें ये पता है कि भाई जिंदा रहना हो तो ब्रीदिंग करना है, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रीथ. तो गैसेस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर रिमूव करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड ब्रीथ. सो दूसरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि प्लांट्स है, माइक्रोब्स है, वो भी ब्रीथ करते हैं. इफ सो, अगर यस देन वो कैसे करेंगे. सो सभी ऑर्गेनिजम्स के पास इसका आंसर एक ही है कि वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकती है. अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, अलग अलग टाइप का वेरिएशंस हो सकता है, बट रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सपोर्ट से ही वो लोग गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एनर्जी. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट द डेली लाइफ एक्टिविटीज़, जिसको आप लोग बोल सकते हो लाइफ प्रोसेस या तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. मतलब ऐसी प्रोसेस, ऐसा फंडामेंटल फंक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर एग्जिस्ट करना हो अर्थ की सरफेस के ऊपर तो कंपलसरी ये नंबर ऑफ फंक्शंस करने ही पड़ेंगे. जैसे कि एब्जॉर्प्शन है, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग, ब्लड का सर्कुलेशन है, इवन कंट्रोल, कोऑर्डिनेशंस, न्यूट्रिशन, ग्रोथ. तो ये सभी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कंपलसरी एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है एनर्जी. सो अब क्वेश्चन ये होता है कि वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम. एनर्जी मिलती कहाँ से. सो एनर्जी जनरली हम लोगों को कहाँ से मिलेगी. सो वी नो वी ईट द फूड फॉर एनर्जी, बट हाउ दिस एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द फूड. हमें तो ज़रूरत है एनर्जी, हमने लिया फूड, तो फूड में से एनर्जी कैसे मिलती है वो एक क्वेश्चन मार्क है. मिलने वाली एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं वो दूसरा क्वेश्चन मार्क है. नंबर 3, डू ऑल फूड्स. ऑल फूड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, विटामिन्स, ये जितने भी फूड मटेरियल है सभी के अंदर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू प्लांट्स ईट. प्लांट कुछ कंज्यूम करता है कि नहीं करता. नेक्स्ट, वेयर डू प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम. तो प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है. एंड लास्ट क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स डू दे ईट द फूड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए फूड कंज्यूम करता है कि नहीं करता. So you may wonder at the several questions raised above. They may seem to be very disconnected. अब जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको पूछे लगभग सभी क्वेश्चंस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड. तो अब मैं बोलूँ कि भाई फूड से मुझे रिलीज करना है एनर्जी और ब्रीदिंग करना. सो ये ब्रीदिंग और फूड से एनर्जी रिलीज करने वाली जो प्रोसेस है ना, वो रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड प्रोसेस है. किस तरह से, वो ही हमें ये सेशन के अंदर डिस्कस करना है. सो किस तरह से ये दोनों प्रोसेस होती है वो हम डिस्कस करेंगे. नाउ वी नो दैट ऑल द एनर्जी विच आर रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन, breakdown of some macromolecules. macromolecules मतलब आप ले सकते हो कॉम्प्लेक्स फूड.
जिसमें कार्बोहाइड्रेट आप कंसिडर कर सकते हो, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन। तो ये सभी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन किया जाता है एंड देन उनमें से रिलीज होने वाली एनर्जी किसको परफॉर्म करने के लिए, लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, और वो मैक्रोमोलेक्यूल्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है फूड। नाउ वी नो दैट ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों के पास ही कैपेबिलिटी है कि प्रिपेयर देयर ऑन फूड, अपना खुद का फूड ये दो ही लोग बना सकते हैं। कौन सी प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस के लिए सबसे पहले उनको लाइट की एनर्जी ट्रैप करनी पड़ती है फ्रॉम द सन। तो सन में से लाइट की एनर्जी ट्रैप करने के लिए उनके पास एक ऑर्गेनल होगा जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ पिगमेंट क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल की ये कैपेसिटी है कि वो सनलाइट को या तो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, और ट्रैप की हुई लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, एंड वो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है इन द बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अलग अलग कंपोनेंट प्लांट की बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च फॉर्म होते रहते हैं, पर ये कैपेसिटी खाली ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया की ही है। सो ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में? इज कंसिडर्ड एज अ ऑटोट्रॉफिक nutritions. Now we must remember that in green plants too, green plants के अंदर भी सभी सेल्स, सभी टिश्यू, सभी ऑर्गन फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। जैसे लीफ ले लो, रूट ले लो और स्टेम ले लो। तो खाली ग्रीन तो लीफ ही है, पर ग्रीन प्लांट्स के अंदर दूसरे जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए वो स्ट्रक्चर्स रूट और स्टेम फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ही ऑर्गन वो कर सकते हैं जिनके पास क्या हो? क्लोरोप्लास्ट। सो बाकी के लेयर्स के लिए क्या? सो इनके पास चलो क्लोरोप्लास्ट हो एंड दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर, अपर लेयर विच कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। तो जिनके पास क्लोरोप्लास्ट हो, एकदम अपर लेयर में जो अरेंज्ड हो, वो ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सो रूट और स्टेम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कैसे है? नॉन ग्रीन ऑर्गन्स है प्लांट के। हेंस इवन इन द ग्रीन प्लांट्स all other organs, tissues and cells that are non-green need food for oxidation. तो इवन ग्रीन प्लांट के अंदर भी जो ऑर्गन नॉन ग्रीन है उनको भी फूड की जरूरत पड़ेगी फॉर ऑक्सीडेशन। हेंस फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड, ट्रांसफर होगा फूड कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम green portion of plant to all non-green portion of plants. तो फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टिश्यूज का नाम है आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इट इज द फ्लोर। सो अब अगर आप फूड और एनर्जी को एक ही चीज मानो, क्योंकि ऑब्वियसली फूड के अंदर से ही एनर्जी मिल रही है। सो इफ फूड इज इक्वल टू एनर्जी, देन एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के टाइम पे एनर्जी एक्सचेंज होती रहती। सो बेस्ड ऑन द एनर्जी एक्सचेंज देर आर टू टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस को दो अलग अलग टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। पहला है एंडरगोनिक रिएक्शन एंड दूसरा है एक्सरगोनिक रिएक्शन। प्रीवियस सेशंस के अंदर भी मैंने इससे रिलेटेड डिस्कशन आपसे किया है। ये एंडरगोनिक के अंदर एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है, जिसका एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये प्रोसेस में फूड मटेरियल प्रिपेयर होता है। सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ये सब मिलजुल के कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये रिएक्शन का नाम है एंडरगोनिक रिएक्शन। एंड सेकेंड है एक्सरगोनिक रिएक्शन, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। सो एनर्जी रिलीज्ड होने के लिए जो एग्जाम्पल आप लोगों को डिस्कस करना है वो एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। तो अभी तक आप लोगों को रेस्पिरेशन का एक ही मतलब पता है कि भाई रेस्पिरेशन मतलब फूड का ब्रेकडाउन होगा। मीन्स वी कैन से दैट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कन्वर्ट टू द सिंपल।
एंड तभी जाकर के एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए वो रिएक्शन का नाम है एक्सर्गोनिक रिएक्शन। तो ये ऊपर का जो मैंने न्यूट्रिशन आपको बताया वो न्यूट्रिशन है ऑटोट्रोपिक, पर वो तो प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया की बात थी, बट जितने भी एनिमल्स है ऑल आर हेटेरोट्रोपिक, they are depend on other for their food materials. So if they are obtain food from the plants directly तो वो हर्बीवोरस है, और इनडायरेक्टली मतलब कोई एनिमल को अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो वो क्या है, कार्निवोरस। इवन सेप्रोफाइट्स लाइक अ फंगस आर डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो हर्बीवोरस के अंदर ही आप ये सेप्रोफाइट भी कंसिडर कर सकते हो, पैरासाइट भी इसी के अंदर आप कंसिडर कर सकते हो, एंड होलोजोइक भी एक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का थर्ड टाइप है। सो एक्चुअली में व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रेस्पायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेस कम्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। तो ये एक ही ऐसी सिंगल प्रोसेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक ही सिंगल प्रोसेस ऐसी है जिसकी वजह से ही फूड मटेरियल जो रेस्पायर होने वाला है वो हमें मिलेगा, बाकी कोई और जगह से फूड मटेरियल हमें नहीं मिलेगा। सो ये चैप्टर का डील पूरा का पूरा किसके साथ है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और वी कैन से दैट मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन दी सेल्स टू रिलीज दी एनर्जी, और ये एनर्जी ट्रैप होगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सो ये चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा हमें डिस्कशन किससे रिलेटेड करना है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, या तो फूड मटेरियल का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेल के अंदर ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एंड ये एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नाउ फोटोसिंथेसिस नाम की जो प्रोसेस है, अब चैप्टर नंबर 8 के अंदर मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है, टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट इन द यूकेरियोट्स। वेल डेवलप ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेल डेवलप क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, whereas the breakdown of complex molecules to yield energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria, also in the eukaryotes. तो फोटोसिंथेसिस मतलब फूड प्रिपेयर करने का प्रोसेस है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए उसे प्लांट का किचन बोला जाता है। पर वही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए दो जगह, पहला तो साइटोप्लाज्म और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, पर मेन तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसलिए आपको पता है उसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस है, एंड क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लांट सेल का किचन, जहाँ पे पूरा फूड मटेरियल प्रिपेयर होता है। सो नाउ रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं फूड कौन सा रेस्पायर कर रहा हूँ, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होंगे, 6 कार्बन है तो 6 के 6 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। सो ये बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। सो ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, चलो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ग्लूकोज, किसके थ्रू, थ्रू द ऑक्सीडेशन विद इन द सेल। तो सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको यूज करके ब्रेक डाउन करने हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे ही वो टूटेंगे, लीड टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कार्बन कार्बन बॉन्ड को ऑक्सीडेशन से अगर आप तोड़ो सेल के अंदर, तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी आपको मैंने जैसे पहले बताया स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अ रेस्पिरेशन। नाउ वी नो दैट सिंस इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, प्रोसेस पूरी सेल के अंदर हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, पूरा सेल के अंदर। ओके, सेकेंड, दोज कंपाउंड मतलब हमने कौन सा लिया था, ग्लूकोज। सो द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, जिसका ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में जो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही, आर नॉन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सो यूजुअली एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन लिया जाता है, मेजोरिटी केसेस में कार्बोहाइड्रेट ही होता है। So usually carbohydrate are oxidized to release the energy, but sometimes protein, fats, even organic acids are also used as a respiratory substances in some plants under certain conditions.
ये भी कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हो तो उस टाइम पे प्रोटीन्स, फैट्स, इवन ऑर्गेनिक एसिड्स को भी एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज किया जाता है, बट स्पेसिफिक कंडीशंस होनी चाहिए तब। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन, ब्रेकडाउन के टाइम पे विदिन अ सेल के अंदर ब्रेकडाउन के टाइम पे ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एज लाइक अ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसका जब सेल के अंदर हम ब्रेक डाउन करने वाले इज नॉट रिलीज्ड फ्री इनटू द सेल्स और इन अ सिंगल स्टेप। तो एक ही स्टेप में एनर्जी पूरी रिलीज नहीं हो जाने वाली, या तो जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कभी भी सेल के अंदर एज अ फ्री मोड में वो नहीं रहती है। देन क्या, सो इट इज रिलीज्ड इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। अब अगर एक ही साथ सब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो वो हीट के फॉर्म में लॉस होने के चांसेस है। सो ये सीरीज ऑफ स्टेप वाइज रिएक्शंस के थ्रू रिलीज होता है, एंड ईच एंड एवरी स्टेप वाइज रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ एंजाइम्स। कि भाई एंजाइम्स के सपोर्ट से अलग अलग नंबर ऑफ रिएक्शंस होगी जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो उसको एटीपी के फॉर्म में क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। Hence, it is important to understand that the energy is released by oxidation in respiration is not used directly. Listen, respiration के थ्रू जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हम लोग सीधा का सीधा यूज कर ले ऐसा नहीं है, बट इज यूज टू सिंथेसाइज द एटीपी। तो जो एनर्जी फूड के थ्रू मिली है उसको किस में यूटिलाइज किया जाता है, एटीपी बनाने के लिए, which is broken down whenever energy is needs to be utilized। अब ATP बन गया है तो वो ATP को तोड़ा जाएगा जब हमें एक्चुअल में एनर्जी की ज़रूरत होगी। सो सेल का जो एनर्जी करेंसी है वो कौन है, ATP। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ, हैंस ATP इज एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो सेल का एनर्जी करेंसी कौन होगा, ATP। सो दिस एनर्जी विच आर ट्रैप्ड इन ATP, एटीपी के फॉर्म में जो भी एनर्जी ट्रैप्ड हुई है आर यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बोल सकते हैं सभी की सभी लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस को यूटिलाइज्ड करने के लिए, फंक्शनिंग में रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए एटीपी के अंदर जो एनर्जी ट्रैप हुई है उसका यूटिलाइजेशन होगा। And carbon skeleton which are produced during respiration is used as a precursor for the biosynthesis of other molecules in the cell। तो समझ लो जब भी कोई मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस मिलते हैं उनको एज अ प्रिकर्सर यूज किया जाता है। प्रिकर्सर मीन्स वन टाइप का रॉ मटेरियल। सो उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स। कि भाई सेल्स के अंदर कोई दूसरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जनरेशन करना, तो उनके लिए एज अ रॉ मटेरियल कार्बन स्केलेटन, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को रेस्पिरेशन में तोड़ा जाता है, उनको यूटिलाइज्ड किया जाता है। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।